Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back, dear students at Punjab Group of Colleges, Narwal. Today our discussion topic is vapor pressure. आज हमने वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ना है कि वेपर प्रेशर होता क्या है। इसकी डेफिनेशन करने से पहले डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगा हूँ ताकि आपको डेफिनेशन की ईजीली समझ आ जाए। तो डायग्राम को देखते हैं। आपके पास एक बच्चों कंटेनर है। कंटेनर के अंदर आपने लिक्विड मालिक्यूल लिए हुए हैं। जब आप उसको गर्म करोगे, जब आप उसको वार्म करोगे, नीचे से टेम्परेचर दोगे, तो वो जो वाटर मालिक्यूल थे वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। अगर तो बच्चों इस कंटेनर का माउथ ऊपर से ओपन है तो वो जो वेपर हैं वो इजीली यहाँ से एस्केप आउट होके एटमॉस्फेरिक एयर के साथ मिल जाएंगी। और अगर ऊपर से क्लोज़ हुआ तो वो दोबारा से कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि जो लिक्विड था पहले वेपर में कन्वर्ट होगा। जब वो वेपर बनेंगे, उनको बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तो वो वेपर दोबारा से कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जो लिक्विड के वेपर बने थे उसने जो प्रेशर एक्सर्ट करना था दोबारा वापस आकर सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर, इसी का नाम वेपर प्रेशर है। जब वाटर को आपने गर्म किया तो उसके वेपर बने हैं। अब वो जो वेपर बने हैं उसने वेपर प्रेशर एक्सर्ट करना है वाटर मालिक्यूल के ऊपर भी और वाटर की कंटेनर के ऊपर भी। यानी कि जो वाल्स हैं कंटेनर की, इसके ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करना है और दोबारा लिक्विड के ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करना है। तो इस वजह से फिर इनके दरमियान ना एक इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। आपने ये मैट्रिक में भी कहा था कि जो इक्विलिब्रियम है सिर्फ हम कैसे इसको ऑब्टेन कर सकते हैं या अचीव कर सकते हैं इन अ क्लोज सिस्टम। यानी ऊपर से अगर फ्लास्क या कंटेनर का माउथ क्लोज होगा, बंद होगा, तो ही हम इसको जो इक्विलिब्रियम स्टेट है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो वही सिचुएशन यहाँ है कि अगर इस कंटेनर का ऊपर से मुंह बंद होगा, क्लोज होगा, तो इनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ें। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम with the liquid at a given temperature is called vapor pressure। अब आपके पास जो पहले वाली डायग्राम है इसको आप समझें। इसमें हुआ क्या है कि जो लिक्विड है उसको गर्म किया, उसके वेपर बनना शुरू हो गए हैं। दूसरी में आ जाएं, इसमें हमने देखा है कि जो वेपर बने थे अब उसको बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अब वो दोबारा से कंडेंस हो के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कंडेंस होने का मतलब ये है कि यहाँ कौन सा प्रोसेस हुआ है, कंडेंसेशन। तो हम कह सकते हैं जो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन ये कंटिन्यूस चलता ही रहता है। आखिरकार फिर इनके दरमियान एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब दोनों के जो रेट हैं इवेपोरेशन के और कंडेंसेशन के वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, जिसको आप किसका नाम देते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम का। तो तीसरी डायग्राम पे देखें आप कि इसमें भी वाटर को हमने और ज़्यादा गर्म किया है। इसमें जो वेपर थे वो और ज़्यादा बनना शुरू हो गए हैं। अब वो जो वेपर बने थे वो दोबारा नीचे की तरफ लिक्विड होके कन्वर्ट होके दोबारा लिक्विड की तरफ आ जाएंगे। यानी कि वहाँ भी कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। नेक्स्ट वाली डायग्राम में आ जाएं, उसमें भी आप देखेंगे हमने जब उसको ज़्यादा टेम्परेचर दिया, यानी कि जो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते गए हैं, वेपर ज़्यादा बनते गए हैं, जो वेपर बनते गए हैं उनको बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिली, तो वो दोबारा से कंडेंस होकर वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि तब तक ये काम चलता रहेगा जब तक दोनों का जो रेट है वो बराबर ना हो जाए। तो जब दोनों का रेट बराबर हो जाएगा तो आप डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन यही पढ़ी थी कि जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन स्टॉप ना हो, फॉरवर्ड की तरफ चलता रहे और जो रिवर्स है वो पीछे की तरफ मूव करता रहे, और उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम, रेट सेम है लेकिन जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। जब डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो फिर इसका मतलब ये है कि उनके दरमियान इक्विलिब्रियम, यानी कौन सा इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम
अटेन हो जाएगा तो फिर हम कह सकते हैं कि वो जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और जो वेपर है वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इनके दरमियान एक रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह इसको हम शो करेंगे। तो जो वेपर प्रेशर है इसमें अगर हम बात करें कि जो मॉलिक्यूल थे वो सिर्फ कंटेनर्स की वॉल्स के साथ ही नहीं टकराएंगे बल्कि लिक्विड की सरफेस के साथ भी टकराएंगे। तो जब वो टकराएंगे इसके साथ उसका मतलब क्या है, वो कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप इसको गर्म करेंगे, जब लिक्विड को गर्म करते हैं ना, तो जितने मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस को लीव करके ऊपर की तरफ वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही जो वेपर हैं वो दोबारा कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल लीविंग द सरफेस इज जस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कमिंग बैक इनटू एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि जितने वेपर्स बनेंगे उतने ही दोबारा कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता कि किस मॉलिक्यूल की या किसी लिक्विड की जो अमाउंट है वो कंटेनर के अंदर कितनी है। तो फिर सिंपल ऐसे कह लें कि जो वेपर प्रेशर है डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। यानी कि जो वेपर प्रेशर है ना ही वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के ऊपर डिपेंड करता है और ना ही वो सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एंड सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। यानी कि वेपर प्रेशर का किसी किस्म का इसके ऊपर इन्हसार नहीं है, आया कि वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के ऊपर डिपेंड करे या फिर सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करे। उसके बाद कुछ इसके फैक्टर्स हैं ये हम डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है ये डिस्टर्ब होता है। तो उसमें से सबसे पहले हम फैक्टर की बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का अगर हम रिलेशन देखें वेपर प्रेशर के साथ तो वो इनवर्स रिलेशन है। इसका क्या मतलब है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हुई तो वेपर प्रेशर कम होगा, या वेपर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में डेफिनेटली वीक होंगी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होने का मतलब क्या है कि जो उनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी है उनको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा चाहिए। तो फिर अगर हम वाटर और ईथर की बात करें, दोनों के वेपर प्रेशर की बात करें, जो वाटर है इसका जो वेपर प्रेशर है वो कम है और ईथर का ज़्यादा है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि जो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी वजह से फिर इसका जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू ईथर के, क्योंकि ईथर में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर के। ये था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इसके ऊपर। जो मेजर इफ़ेक्ट पड़ता है वो टेम्परेचर की वजह से ही है। तो वो टेम्परेचर का हम देखते हैं कि किस तरह इसके वेपर प्रेशर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर का अगर हम रिलेशन देखें वेपर प्रेशर के साथ तो वो डायरेक्ट रिलेशन है। यानी कि हमारे पास जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर कम है तो वेपर प्रेशर उसका कम है, और अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होगा। यानी टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से जो वेपर प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो वेपर का टेम्परेचर के साथ कौन सा रिलेशन हुआ, डायरेक्ट रिलेशन हुआ। अगर हम वाटर की बात करें तो ये आपकी बुक में ना एक छोटा सा टेबल दिया होगा, अगर उसमें हम बात करें टेम्परेचर की, हमारे पास वाटर है उसका टेम्परेचर पहले हमारे पास था 0 और उस वक्त इसका वेपर प्रेशर था 4.579। जब हम इसका टेम्परेचर 0 से 10 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो वो 4.579 से इंक्रीज़ होकर 9.20 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वाटर का टेम्परेचर चेंज करने से उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी चेंज हो गया है। यानी कि 0 से 10 डिग्रीज तक उसका टेम्परेचर चेंज करें तो उसमें 4.579 से 9.209 तक का फ़र्क आ जाता है। मीन टू से दैट इंक्रीज़ द टेम्परेचर इंक्रीज़ द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर। अगर इसके अलावा हम बात करें टेम्परेचर 90 से 100 तक, 90 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाटर का वेपर प्रेशर देखें टॉर में तो वो हमारे पास आता है 527.8 टॉर। अगर हम इसका टेम्परेचर 90 से 100 कर दें तो हमारे पास जो वेपर प्रेशर की वैल्यू आएगी वो 760 टॉर आएगी।
आप देख रहे हैं उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है जो हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इससे फिर क्या साबित हुआ कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से उसके वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ होती है। तो हमने ऊपर बात ये की थी कि इसका जो मेजर फैक्टर है वो कौन सा है, वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से किसी भी लिक्विड की, या हम यहाँ बात कर रहे हैं वाटर की, उसकी जो वेपर प्रेशर की वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगर हम आइसोपेंटेन और ग्लिसरॉल का मुवाजना करें वेपर प्रेशर के लिहाज से एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो बच्चों जो आइसोपेंटेन है उसके वेपर प्रेशर की वैल्यू हाई है एज़ कम्पेयर टू ग्लिसरॉल। तो टेम्परेचर की वैल्यू हाई होने की वजह से इसका जो वेपर प्रेशर है वो भी हाई होगा। और अगर उसकी इंटरमालिकुलर फोर्सेस की बात करें तो वो भी वीक होंगी। जितनी इंटरमालिकुलर फोर्सेस वीक होंगी उनका वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम दो फैक्टर यहाँ मेनली डिस्कस करेंगे, नंबर 1 इंटरमालिकुलर फोर्सेस एंड नंबर 2 टेम्परेचर। इंटरमालिकुलर फोर्सेस वीक होंगी तो वेपर प्रेशर ज़्यादा, अगर इंटरमालिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो इंटरमालिकुलर स्ट्रांग होने की वजह से उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर का फैक्टर देखें, टेम्परेचर ज़्यादा करने से वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर कम करने से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये था बच्चों वेपर प्रेशर, उसके फैक्टर किस तरह कि इंटरमालिकुलर फोर्सेस और टेम्परेचर की वजह से जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो चेंज हो रहा था। आपने इसको डायग्राम्स की मदद से अच्छे से इसको सॉर्ट आउट करना है। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने डायग्राम इसमें लाजमी बनानी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। सो आपने यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। और आज का जो टॉपिक था वो पहले भी आपने प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ है, इसलिए आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है और अच्छी तरह से इसको समझ लेना है। आई रियली विश यू पीपल गेट समथिंग फ्रॉम हेयर एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।